ओके हाय हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है बिजनेस सर्विस। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स जो है सब्जेक्ट, उसमें से हम लोग बिजनेस सर्विस पढ़ने वाले हैं। बिजनेस सर्विस होती क्या है? सबसे पहले बिजनेस सर्विस मतलब वो सर्विसेज जो बिजनेस करने के लिए हम लोगों को यूजफुल होती है। अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल टेलीफोन सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, ये सारी सर्विसेज है। इसमें हम लोगों को बिजनेस करने के लिए हेल्प होती है। कैसे? अगर मेरी कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सो मेरा मेन बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग करके मैं क्या वहाँ पे वो प्रोडक्ट रख दूंगा? नहीं ना, मुझे सेल करना पड़ेगा। और सेल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाना पड़ेगा। और जो कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और वो ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, राइट? अब ये सर्विसेज हम लोगों को दिखती है क्या? मोस्ट ऑफ द हम लोगों को सर्विसेज नहीं दिखती। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पेन चाहिए। अब पेन परचेज करने के लिए आप लोग क्या सेलो कंपनी में चले जाते हो? नहीं ना, वो पेन आपके यहाँ पर स्टेशनरी में अवेलेबल होता है। कौन ला के देता है? कैसे आ जाता है वो स्टेशनरी में? द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट, बराबर। वैसे ही जैसे हम लोगों को कोरोना की वजह से घर पे बैठना पड़ रहा है, बट हम लोगों की टीचिंग रुकी हुई है क्या? जो हम लोगों की स्टडी है वो रुकी हुई है क्या? नहीं, वो आपके घर तक पहुंच रही है बाय यूजिंग इंटरनेट। ये भी एक क्या है? ये सर्विस है। इंटरनेट ये सर्विस है ना। ये इंटरनेट ऐसा आता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं ना, वो आपके मोबाइल में अवेलेबल है। ये क्या रहता है? इनविजिबल रहता है, टच नहीं कर सकते हम लोग, इंटेंजिबल रहता है, बराबर। इसे हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते। हाँ, अभी आप लोग बोलोगे सर हम लोग वीडियो स्टोर करके रख सकते हैं, बट हाँ कुछ मामलों में ये हम लोग स्टोर कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट स्टोर करके रखेंगे क्या? नहीं ना, जस्ट लाइक दैट। ओके, देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? सर्विसेज आर इंटेंजिबल, अभी समझाया, इन नेचर। दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्ट और स्टॉक। हम लोग सर्विसेज जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है या फिर जो अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं क्या? नहीं। या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? मतलब आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वही जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो क्या? नहीं। आप लोग दूसरे को पढ़ा सकते हो, वो आप लोग अलग से टीचिंग कर रहे हो, बराबर। वो आप लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मेरी सर्विस आप लोग दूसरे को प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन लिया है, आपके बदले में कोई और बंदा आके बैठे, चलेगा क्या? नहीं। स्टॉक करके, हाँ अभी हम लोगों ने ये स्टॉक करके रखा है, बट हर बार ये स्टॉक होता है क्या? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्लासेस में बैठते हैं तब स्टोर होता है क्या? नहीं होता है। वैसे ही नेक्स्ट देखो, बिजनेस सर्विसेज हेल्प्स टू सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस। ऑफ कोर्स एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो सर्विसेज इंपॉर्टेंट होती है। अब सर्विसेज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले तक, 2-4 साल पहले तक हम लोग के मार्केट में इंटेक्स करके एक मोबाइल अवेलेबल था, पता है? हाँ, अभी बहुत सारे जनों को नहीं पता होगा क्योंकि अभी नाम उसका नहीं अवेलेबल है। क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि उन्होंने आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती है वो देनी बहुत ही कम कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अगर मोबाइल लिया है तो मोबाइल खराब होता है, खराब होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उस गैलरी में जाते हैं, उस मोबाइल के गैलरी में, जो कि हमारे आसपास में अवेलेबल नहीं है। कौन सी कंपनी की? इंटेक्स कंपनी की। इसके वजह से वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बैक होती गई,
और मार्केट से गायब हो गई। वैसे ही तो ये कंपनी क्यों लॉस में गई? क्योंकि बिजनेस सर्विस प्रॉपर नहीं थी, बराबर। नेक्स्ट देखो, दे मे डायरेक्टली सपोर्ट अ बिजनेस टू प्रोवाइड अ सपोर्ट टू अ बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस के लिए मुझे सपोर्ट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट सर्विसेज। अब मुझे आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करना है, मुझे सब कुछ करना है, मुझे आगे आप लोगों को पढ़ाना है, सो उसके लिए मुझे कौन सा सर्विस अवेलेबल होना चाहिए? इंटरनेट और मोबाइल, ये आप लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। सो उसके थ्रू ही आप लोग क्या कर सकते हो, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसके लेक्चर्स आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हो, बराबर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोला है, दे मे ऑल्सो हेल्प इन एट डिलीवरिंग द फाइनल प्रोडक्ट टू द एंड ऑफ कस्टमर। जैसे अब मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था, जैसे सेलो पेन आप लोगों को चाहिए, सो सेलो के कंपनी में जाओगे क्या? अदर एग्जाम्पल अभी का, मुझे मैंगो पर खाना है, सो मैंगो खाने के लिए आप लोग आम के झाड़ के पास, मतलब मोस्ट ऑफ द मैंगोज रत्नागिरी स्पेशल, सो रत्नागिरी जाओगे। कोरोना जाने देगा? नहीं जाने देगा ना। सो उस टाइम पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये फैसिलिटी आप लोगों को काम में आती है। ये क्या है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ट्रांसपोर्ट, कोई प्रोडक्ट बना रहा है क्या? नहीं, वो क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहा है, और उस जगह से आप लोग वो प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो, बराबर। उसके बाद देखो, द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज आर बैंकिंग, इंश्योरेंस, हम लोगों को टाइप्स बताए, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, वेयर हाउसिंग है, ये सारे क्या है, अलग अलग टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बैंकिंग। ओके, सो उससे पहले हम लोग एक बिजनेस सर्विसेज के नेचर्स पढ़ लेते हैं, नेचर्स वो पढ़ लेते हैं। नंबर 1, इंटेंजिबल। हम लोगों ने सबसे पहले वही तो पढ़ा, क्या है बिजनेस, जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है? इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विस, ये सारे सर्विसेज आप लोग विजिबल, आपके लिए विजिबल है क्या? आप लोग टच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, राइट। सो ये क्या है? इंटेंजिबल, मतलब जो चीज हम लोग टच नहीं कर सकते, हम लोग देख नहीं सकते, सी नहीं कर सकते, सो उससे हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल सर्विसेज, राइट। बट बेनिफिट ले सकते हैं, फील कर सकते हैं हम लोग, हाँ इस सर्विस की वजह से, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ये आप लोगों को कौन सी सर्विस की वजह से फील हो रहा है? इंटरनेट, मतलब कम्युनिकेशन सर्विसेज, बराबर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस मतलब क्या? सो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, अ बैंक में गिव अ बेटर सर्विसेज टू अ कस्टमर हु हैज अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹20 lakhs as compared to customer who has a bank balance of 20,000, बराबर। अगर मेरे अकाउंट में 20 lakhs है, सो जो भी बैंक में मैं जाऊंगा, उस बैंक में वो बैंक मुझे क्या करेगी, हाँ सर क्या चाहिए आप लोगों आपको, सर हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है, वो फैसिलिटीज़ है, वही मेरे अकाउंट में अगर 20,000 है, हाँ आपको क्या चाहिए, हाँ ये चाहिए, ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, जाके चेक कर लो। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा एक एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को, डॉक्टर, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन जाएगा? 20,000 वाला, और प्राइवेट हॉस्पिटल 20 lakhs वाला कस्टमर, बराबर। 20,000 वाले कस्टमर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको क्या वो फैसिलिटीज मिलेंगी जो प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हम लोगों को दे रही है? नहीं ना। सो यही होता है हेट्रोजेनियस, मतलब क्या, डिपेंड अपॉन द कस्टमर, कस्टमर के बेसिस पे हम लोग हमारे सर्विसेज क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल आप लोगों को सबसे इजी सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों का मोबाइल डेटा पैक 149 का रिचार्ज मारोगे जियो का,
तो उसमें आप लोगों को 1 GB या 1.5 GB मिलता है, बट मिनट्स ओनली 300 मिलते हैं। वही आप लोग 199 का रिचार्ज करते हो, सो 1.5 GB डेटा प्लस 1000 मिनट्स मिलते हैं। हम लोग बोलते हैं 149 का रिचार्ज, अरे 1 महीने का रिचार्ज था, कॉल नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि 300 मिनट्स ही मिला था। जितने का रिचार्ज मारोगे उतना तो मिलेगा ना, बराबर। उसके बाद नॉन स्टॉकिंग, जस्ट अभी मैंने बताया था, पॉसिबल है क्या सर्विसेज स्टॉक करके रखना? आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इंटरनेट थ्रू पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए आप लोग स्टोर करके रख सकते हो, बट अगर मैं क्लासरूम में पढ़ाता था तो आप लोग स्टोर करके रख सकते थे क्या? नहीं, बराबर। उसके बाद जैसे और एक एग्जांपल दे सकता हूँ, तो वो है बैंक सर्विसेज। बैंक आप लोगों को सिर्फ उनके पर्टिकुलर पीरियड में ही मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल उनका बैंकिंग का टाइमिंग रहेगा 10 से 2 बजे तक, 3 बजे तक, तो 3 बजे तक ही। 4 बजे में जाओ तो बैंक खुलेगी क्या? नहीं ना। सो वो स्टॉकिंग है क्या? नहीं है। उसके बाद नॉन ट्रांसफरेबल एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। लास्ट इसमें मैं भूल गया था एग्जाम्पल पढ़ना, इसमें पढ़ लेते हैं। अ पेशेंट टेक्स द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर बाय पेइंग द फीस, हाउएवर द कैनॉट ओन द सर्विस इफ ही फॉल्स विल अगेन he has to revisit the doctor। मतलब क्या? सर्विस नॉन ट्रांसफरेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बुखार हुआ था, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी, एक इंजेक्शन दिया, वैसे ही दूसरे दिन मेरे घर में और किसी को बुखार हुआ, तो वो वही सब मेडिसिन और वही इंजेक्शन में मेरे कलीग को दे सकता हूँ, मेरे घर वालों को दे सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे उनके लिए वापस से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सो वो जो सर्विस मिली थी मुझे डॉक्टर की, वो ट्रांसफर हुई क्या? नहीं हुई, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर। पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर का पार्टिसिपेशन एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाद में मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी provides 4 facilities, tour facilities. It provides a bus for the customer. Any person who intend to avoid the service of the tour will have to book a ticket and travel in the bus। ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से मैंने बात की कि मुझे घूमने चले जाना है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी तरफ से एक बस का टिकट बुक किया और मैं उस बस टिकट के थ्रू, उस बस थ्रू मैं घूमने चला जा सकता हूँ। बट अगर मैं ये सर्विस नहीं लेना चाहता तो मुझे क्या करना पड़ेगा? खुद का अलग से टिकट बुक करना पड़ेगा, राइट। वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सिखा रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ हाँ मेरा ये लेक्चर हो चुका है, बट अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ही नहीं देखा तो क्या आप लोगों को कुछ समझ में आने वाला है? नहीं आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्लासेस में लेक्चर ले रहा हूँ और आप लोग अगर एब्सेंट हो तो वो मेरी गलती नहीं है ना, वो मेरी गलती नहीं है, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, बराबर। सो वो आप लोगों को नहीं आएगा। सो इसमें वही होता है, पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज में अगर आप लोगों को मैंगोस चाहिए तो मैंगोस परचेस करने के लिए उस शॉप में तो जाना पड़ेगा ना आपको। ट्रांसपोर्ट आप लोगों को रत्नागिरी से यहाँ तक आपको वो प्रोडक्ट लाके दे रही है, बट वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आप लोगों को वहां पे जाना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट परचेस करके घर पे लाना पड़ेगा, वो मैंगोस घर पे लाके वो कट करके खाना पड़ेगा, बराबर। सो पार्टिसिपेशन मस्ट है, बराबर। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज में हम लोगों ने फर्स्ट इसमें देखा था कितने टाइप्स के सर्विसेज है। नंबर 1 बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, 5 टाइप्स के सर्विसेज है। उसमें से फर्स्ट वन बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज देखते हैं हम लोग क्या है। फाइनेंस
form the life blood of any business organization. फाइनेंस, किसी भी बिजनेस फंक्शंस के लिए फाइनेंस ये एक ब्लड है उस ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे हम लोगों को जिंदा रखने के लिए, चलने के लिए हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होना ज़रूरी है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा होना ज़रूरी है। बिना पैसों के काम होने वाला है क्या? कंपनी चलने वाली है, रन होने वाली है? नहीं होने वाली। उसके बाद इन सिंपल टर्म्स, एनी बिजनेस फर्म टू run efficiently require finance to meet its short term as well as long term expenses. The bank can fulfill this requirement by advancing loans for the achieving it charges as a interest. So इसमें बैंक क्या फैसिलिटीज करती है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि एडवांसेस दे सकती है, लोन दे सकती है, फुकट में देगी, इंटरेस्ट लेगी। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, बैंक प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज सच एज लोन्स, ड्राफ्ट फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज एक्सेट्रा। बैंक और क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है तो वो देखा हम लोगों ने। तो बैंक लोन फैसिलिटीज दे सकती है, ड्राफ्ट फैसिलिटीज दे सकती है, लॉकर फैसिलिटी दे सकती है, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स फैसिलिटी दे सकती है, जिससे हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, पैसे कभी भी चाहिए तो निकाल सकते हैं। लॉकर फैसिलिटी, हमारे पास कोई कीमती प्रोडक्ट है वो हम लोग बैंक के लॉकर रूम में स्टोर कर सकते हैं, फुकट नहीं करेगी, चार्जेस लेगी। Nowadays, with the ATM card, a customer can withdraw the requirement cash at any point of time. ATM कार्ड थ्रू, अरे अभी पैसों की ज़रूरत है, ATM में गए, कैश निकाल, कभी भी निकाल सकते हो। पहले के ज़माने में अवेलेबल था क्या वो फैसिलिटी? नहीं। क्यों नहीं था? बैंक ओपन होने की वेट करना पड़ता था। ओके, अब देखो इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज हम लोगों को क्या करती है? इंश्योर्ड करके रखती है कि हाँ आप लोग रिस्क लो बिंदास, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगी हम लोग है ना। जैसे फॉर एग्जांपल LIC, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, LIC पॉलिसी, उनका मेन मोटो, उनका मेन पंच पॉइंट क्या है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मतलब आप लोग सिक्योर हो जाते हो कि हाँ जिंदगी के साथ, मतलब उनके बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है, पॉलिसीज है जो आपको जिंदगी के बीच बीच में आप लोगों को बेनिफिट्स देती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, और कुछ पॉलिसीज ऐसी है जो आपके ना होने के बाद, मतलब इन केस ऑफ डेथ, सो उस टाइम पे भी आप लोगों को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा इसकी डेथ के बाद इसको इतना इतना अमाउंट मिला, पैसे मिले LIC से, बराबर। सो उससे क्या होगा? उससे वो जो बंदा मरने वाला था वो तो इनसिक्योर था और उसकी फैमिली भी सिक्योर्ड हो गई, बराबर। सो ये क्या है? इंश्योरेंस सर्विसेज। देखो क्या लिखा है, विल कंडक्टिंग द बिजनेस, द बिजनेसमैन, और हाँ बिजनेसमैन के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में आग लग सकती है या फिर फ्रॉड हो सकता है, चोरी हो सकती है, बराबर। तो उस टाइम पे अगर मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी है मेरी उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ ना कुछ तो क्लेम देगी, जिससे मेरी रिस्क थोड़ी कम हो जाएगी। सो देखो, विल कंडक्टिंग द बिजनेसमैन हैज टू बियर वेरियस काइंड ऑफ द रिस्क ड्यू टू द फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट, लॉस, अभी समझाया मैंने। द इंश्योरेंस कंपनी कंसिडर्स द सच रिस्क एंड ट्रांसफर देम फ्रॉम द बिजनेस यूनिट टू इटसेल्फ। मतलब जो भी रिस्क था, मुझे बर्डन था मेरे सर पे, उस रिस्क का वो शिफ्ट हो गया मैंने इंश्योरेंस लेने के बाद किसके ऊपर? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। फुकड़ देगी क्या? नहीं।
उसके बदले में क्या लेगी? प्रीमियम। आप लोगों ने सुना होगा मम्मी पापा के मुंह से, अरे इंश्योरेंस प्रीमियम भरने का डेट आ गया। सो फॉर द प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज द इंश्योरेंस कंपनी चार्ज सर्टन फीस called as premium. The types of insurance are life insurance, fire insurance, marine insurance and other etc. बहुत है इसमें, वो हम लोग बाद में देखने वाले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सर्विस हम लोगों को क्या प्रोवाइड करती है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो भी पीपल्स है, अगर हम लोगों को जाना है तो हम लोगों को, एनिमल्स जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के बकरे हलाल हो रहे हैं ना, मच्छी, फिशेस, गुड्स, सेलफोन, सेल्स, ये सारे क्या करते हैं? वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वहाँ से लेके जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक प्रोडक्ट वो पहुँचा देता है। इन बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन प्लेज इट्स रोल ऑफ फैसिलिटिंग द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी बिजनेसमैन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, मतलब इंसान, वर्कर्स चाहिए, और वो वर्कर्स, वो रॉ मटेरियल मिलने के बाद उसको हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद वो फिनिश गुड्स ट्रांसपोर्ट करना चाहिए ना, किसके पास? नीडी पीपल्स के पास, मतलब हमारे कस्टमर्स के पास, कस से मरने वाले कस्टमर्स। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल टू असिस्ट बिजनेस वाइज रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, बराबर। उसके बाद हम लोगों का है वेयर हाउसिंग। ये हम लोगों को नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब क्या? स्टोर करके रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल छोटे मोटे बिजनेसमैन से, जैसे हमारे पास छोटे मोटे व्यापारी है जो प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए उनके पास ज़्यादा जगह नहीं है, सो उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। क्या करना है? यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट तो बहुत परचेस कर लिया बट स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, तो मैं बहुत सारे ऐसे वेयर हाउसेस है जहाँ पर मैं वो प्रोडक्ट स्टोर करके रख सकता हूँ। सो देखते हैं, warehouse refers to a building or a structure which provides store facilities to goods। इसमें हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स भी यूज होता है या फिर वेरिएबल गुड्स भी यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों का मीट, चिकन, मटन पैरिशेबल है ना, सो ये पैरिशेबल गुड्स स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं पे वेयर हाउस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आते जाते समय देखा है, मेवाड़ करके एक गोरेगांव में, गोरेगांव ईस्ट साइड, अगर आप लोग देखते जाते समय देखोगे ट्रेन से, तो ईस्ट में आप लोगों को वो एक मेवाड़ करके बिल्डिंग दिखेगी जिसमें हम लोग बहुत सारी आइसक्रीम स्टोर होती है, वेयर हाउस है। उसके बाद देखते हैं कम्युनिकेशन, इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से ही तो आज हम आप लोग और मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन द इंडिविजुअल टू क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग और टू share certain information in business. Timely communication is a must. Here communication is required for the making inquiries, placing orders, advertising, registering complaints, giving suggestions, finalizing business transaction etc. अलग से कुछ समझाने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लग रही, रहेगी तो बता देना कमेंट्स में।
अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टार्ट हो रहा है, बैंकिंग। ओके, बैंकिंग अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बराबर है, हम लोगों को सबको पता है, विच डील्स विथ डिपॉजिट एंड एडवांसेस अदर रिलेटेड सर्विसेज। बैंक प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसे मनी डिपॉजिट कर सकते हैं और लेंडिंग कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं एज एन लोन एडवांसेस। और क्या कर सकते हैं? सो मनी रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लाइट का बिल भरना है तो मैं बैंक थ्रू पे कर सकता हूँ, पेटीएम बैंक है ना, और आपके नॉर्मल बैंक्स भी आजकल ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, बराबर। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949, banking company is one which transact the business of a banking, which means the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money for the public repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order और अदरवाइज। मतलब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज है, बाय चेक विड्रॉल कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट है, ऑर्डर है, बेयर है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफर भी कर सकते हैं अब के ज़माने में, बराबर। सो ये सारी फैसिलिटीज हम लोगों को कौन प्रोवाइड कर रही है? बैंक प्रोवाइड कर रही है, राइट। टाइप्स ऑफ बैंक देख लेते हैं। कमर्शियल बैंक, सबसे पहले सेंट्रल बैंक, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, उसके अंडर ये बाकी के सारे बैंक्स आते हैं हमारे। कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक। उसमें सबसे पहले हम लोग सेंट्रल बैंक पढ़ लेते हैं। सेंट्रल बैंक किधर किधर घुमा रहा है? सेंट्रल बैंक क्या होता है? ये एक गवर्नमेंट बैंक होता है, एपेक्स बैंक होता है, मतलब सब सारे बैंकों का मेन बैंक होता है। सारे जो भी हमारे आजू बाजू में है, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, फलाना फलाना, XYZ बैंक, वसई विकास बैंक, इन सारे बैंकों का मेन बैंक है। अगर मुझे कुछ भी बैंक रिलेटेड, अगर मुझे खुद की बैंक ओपन करनी है तो मुझे मेरी बैंक ओपन करने से पहले एक सिक्योरिटी डिपॉजिट इन सेंट्रल बैंक में स्टोर करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। ओके, सो सेंट्रल बैंक में मुझे वो पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये हमारी मेन बैंक है, एपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक। सो अगर मेरी गवर्नमेंट में क्या होता है प्रॉब्लम, कि अगर कोई बैंक बंद हो जाए, सो आम पब्लिक जो हम लोग हैं, उनका बैंक के ऊपर से जो भरोसा है वो उड़ जाएगा, और ये भरोसा उठे ना, इसके लिए मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट क्या चेक करती है कि मोस्ट ऑफ द बैंक क्या हो, बंद ना हो। बट अब बंद ना हो तो कोई भी बैंक अगर ओपन कर लेगा तो ऐसे तो बहुत सारे बैंक बंद हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ओपन होती है, बंद होती है, ओपन होती है, बंद होती है, चालू होती है, बंद होती है। सो उसके वजह से बहुत सारे जनों के जॉब भी चले जाते हैं, इनसिक्योर जॉब रहते हैं। इसके लिए हम लोग बोलते हैं प्राइवेट जॉब मज़ा नहीं आता है, बराबर, सिक्योर्ड नहीं है ना। सो वैसे ही बैंक्स को अगर किसी को भी बैंक ओपन करने का चांस दे दिया तो कोई भी फ्रॉड करके चला जाएगा। सो इसके लिए हम गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंट्रल बैंक बनाई है, और उस सेंट्रल बैंक को सारी अथॉरिटीज़ है जो भी बैंक रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, जो भी पैसों के रिलेटेड, करेंसी के रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, वो सारे के सारे सेंट्रल बैंक लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम लोगों का इंटरेस्ट रेट होता है वो डिसाइड करने का काम सेंट्रल बैंक करती है।
करेंसी प्रिंट करने का काम सेंट्रल बैंक करती है। उसके बाद हम लोगों का बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो डिसाइड करने का काम सेंट्रल बैंक करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आरबीआई ने एक बहुत सारे जनों का पास 500 करोड़ का लोन एज अ बैड डेप्स करके साइड में रख दिया, बराबर। सो उसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक। ये डिसीजन लेने का काम किसने किया? सेंट्रल बैंक। समझ में आया आप लोगों को सेंट्रल बैंक क्या होता है, जिसके अंडर बाकी के सारे बैंक आते हैं। कमर्शियल बैंक, ये हम लोगों के सबके नॉर्मल बैंक मतलब कमर्शियल बैंक्स हो गए। सो देखो, दिस बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड यूज दिस डिपॉजिट टू प्रोवाइड loan to traders, manufacturers, and businessmen. They provide a short-term loan through the cash credit, overdraft facilities, etc. They also provide a variety of other services like collecting checks, bills of exchange, remitting money from one place to another, etc. Their main motive is to making a profit. सबसे important word है, their main motive is to make a profit. Commercial bank mainly provide financial services to business organization, but in recent years some commercial banks have started providing long term housing loans to individual as well as। मतलब क्या, कमर्शियल बैंक्स का मेन काम क्या है? जैसे हम लोग बैंक में जो जाके काम करते हैं वही क्या करते हैं, हम लोग डिपॉजिट करते हैं, लोन लेते हैं उनके पास से, बराबर। उनके पास से लोन लेते हैं और क्या करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। सो उसे ही बोलते हैं, वो काम सब हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स में करते हैं। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में थ्री टाइप्स आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक। सो पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब क्या, कौन से बैंक? तो स्टेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक जो आती है, स्टेट बैंक आया, कॉरपोरेशन बैंक आया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, ये सारे क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक से, गवर्नमेंट बैंक है। इनका मेन मोटो रहता है टू प्रोवाइड सर्विसेज। उसके बाद आते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ राजस्थान, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ग्लोबल ट्रस्टेड बैंक, ये क्या है सारे? ये सारे प्राइवेट बैंक है जिनका सबसे इम्पोर्टेंट मोटो क्या है, टू मेक प्रॉफिट, बराबर। देखो फॉरेन बैंक आ गया, फॉरेन बैंक में सबसे इम्पोर्टेंट HSBC का फुल फॉर्म भी दिया है, देखो, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। सिटी बैंक, ये अमेरिकन बैंक है। उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये भी आई थिंक सो हांगकांग या फिर अमेरिकन बैंक है। उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस। ये कुछ एग्जांपल्स है फॉरेन बैंक्स के। मतलब क्या, सो फॉरेन कंट्रीज से आई हुई बैंक हो गई फॉरेन बैंक्स। उसके बाद डेवलपमेंट बैंक्स, देखो डेवलपमेंट बैंक्स, दिस बैंक्स प्रोवाइड capital for the both medium term as well as long term. They majorly fund expansion and modernization project. Apart from this, they also subscribe to shares and the debentures issued by the company if the issue is under subscribed by the public. Yes. डेवलपमेंट बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, टू डेवलपमेंट। जो भी टाइप के डेवलपमेंट्स इंडिया में हो रहे हैं, जो भी टाइप के डेवलपमेंट इंडिया में हो रहे हैं, उनके लिए फंड राइज करके देना। कोऑपरेटिव बैंक मतलब हम लोगों की जो हम लोग अभी जस्ट मैंने बताया था वसई विकास सहकारी बैंक, ये सारे बैंक्स होते हैं। देखते हैं एक बार, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये हम लोग के सोसाइटीज़ मतलब हम लोग बनाते हैं, 2-4 10-15 जन मिलके।
These banks are registered under the Cooperative Societies Act 1912. Their main purpose is to provide assistance to the economically weaker section of the society. These banks provide loan at a lower rate of interest as compared to other banks. This bank also encourage a saving habit among the villagers. मोस्ट ऑफ दी ये कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे लोकल एरिया वाइज ही रहते हैं. सो इनका मेन मोटो होता है कि हमारे लोकल एरिया को डेवलप करना. अब लोकल एरिया डेवलप करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सो लोकल एरिया डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है क्या? तो वो है लोकल एरियाज के जो भी पब्लिक है उन लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट तो हैबिट डालनी है सेविंग करने की, इन्वेस्टमेंट करने की, सेविंग करने की. सो वो इस बैंक के थ्रू क्या कर सकते हैं? हाँ, चलो पैसे डिपॉजिट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं कि आगे जाके फ़ायदा हो सकता है. प्लस जो हमारे अराउंड पीपल्स है, पब्लिक है, जो हमारे नज़दीक भी पब्लिक है, उन लोगों को लोन प्रोवाइड करना, जिससे क्या हो सके, जिससे ये पब्लिक, ये जो सारे पब्लिक्स है हमारे आजू बाजू के जो हम लोगों को पहचानते हैं, उनको बेनिफिट हो सके कि इजीली लोन मिल रहा है. प्लस इंटरेस्ट रेट लो है अदर बैंक्स जैसे फॉर प्राइवेट बैंक्स, उनसे इन बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या होता है? बहुत ही लो रहता है. इसमें भी 3 टाइप्स दे दी है. फर्स्ट वन, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज. प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी मतलब हम लोगों की पतपेड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल जो कि इजी होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं और जब भी हम लोगों को अगर लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वहाँ से हम लोग लोन ले सकते हैं, जो कि ईजी हमें अवेलेबल हो जाता है. क्यों? क्योंकि हम लोगों के उसके अंदर ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस होते हैं. उसके बाद प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज के ऊपर आता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, जो है हमारा वसई विकास. ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक है ना, सिर्फ और सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बना हुआ. सो वो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. ये क्या करता है? सो ये हमारे प्राइवेट जो भी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ है, पतपेड़ीज़ है हमारे प्राइमरी एरियाज़ में, हमारे छोटे छोटे एरियाज़ में, उन पतपेड़ीज़ का अकाउंट इसमें अवेलेबल होता है. और हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन पतपेड़ीज़ में, वो पैसे जाके हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में से होते हैं. फिर ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हमारे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ को ये पैसे एज अ लोन प्रोवाइड, अगर किसी को लोन चाहिए रहेगा हमारे सोसाइटीज़ में से किसी को, तो उनको वो अवेलेबल करवा के देती है. और इन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर होता है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट वाइज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए बैंक बनाया ना, तो बराबर. उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक उन्होंने मर्जअप किया हमारे महाराष्ट्र से, इसके लिए पंजाब महाराष्ट्र नेशनल बैंक PMC बैंक हो गया, बराबर, कोऑपरेशन में. सो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं. तो वो क्या करती है, इन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर ध्यान रखती है, जिससे उनको फायदा हो. उसके बाद हमारा आता है रीजनल रूरल बैंक. रीजनल रूरल बैंक नाम से ही पता चल रहा है हमारा क्या. सो ये बैंक कहाँ पे सिट होगा? रूरल एरियाज में. और क्यों होगा? क्योंकि रूरल एरियाज को डेवलप करना है, एग्रीकल्चरल को डेवलप करना है. उसके लिए क्या लगेगा? सो एग्रीकल्चरल को डेवलप करना है. और एग्रीकल्चरल को डेवलप करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? तो फंडिंग चाहिए. हमारे बहुत सारी खेती करते हैं तो उन लोगों को पैसों की ज़रूरत तो होती है ना. बिजनेस करना, खेती करनी है तो फार्मर्स को पैसों की तो रिक्वायरमेंट है, बराबर. सो उनके लिए ये बैंक अवेलेबल होता है. ये इस्टेब्लिश कब हुआ है? 1975 में. उसके बाद स्पेशलाइज्ड बैंक ये स्पेशल पर्पस के लिए बना हुआ है, स्पेशल पर्पस के लिए बने हुए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारे अलग अलग है. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन आया है, देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक. जो भी कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है
उन लोगों के लिए इस टाइप के एक्सिम बैंक फैसिलिटेड है, जिसमें अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है या फिर इंपोर्ट करना है, परचेस करना है, इंपोर्ट मतलब परचेस करना है और एक्सपोर्ट करना है मतलब सेल्स करना है। सो सेल्स करते समय कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेशन, या फिर सामने वाली पार्टी अगर क्रेडिट मांग रही है, तो उन लोगों के पास से जो पैसे है वो ला के देना, या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं तो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, सो वो फंडिंग हम लोगों को करके देना। ये काम करने का काम क्या कौन करता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक यानी सिडबी। सो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वसई में चले जाते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है। सो इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को फंडिंग लगती है, और अगर ये नॉर्मल बैंकों में जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, सो उनके लिए ये स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक अवेलेबल होता है। उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, वंस अगेन रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए, बट ये नेशनलाइज है, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सचेंज बैंक ऑफ बैंक्स। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होती है। अगर मुझे फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है तो फॉरेन कंट्रीज़ में मैं इंडियन करेंसी तो नहीं चल सकती, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए डॉलर्स रिक्वायरमेंट है। सो मैं क्या करूँगा, डॉलर्स में ये अमाउंट जो भी इंडियन रुपीज़ मेरे पास है वो कन्वर्ट करके ले लूँगा। उसके बाद इंडोजीनियस बैंक। इंडोजीनियस बैंक्स मतलब हमारे नॉर्मल बैंक्स जो बहुत सारे फंक्शंस कैरी करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नॉर्मल सेविंग बैंक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, सेव्स करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस, बराबर। और हमारे नॉर्मली कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग में ही प्राइमरी फंक्शंस, बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस मतलब क्या, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। प्राइमरी फंक्शंस मतलब इन शॉर्ट जो फंक्शन बैंक को करना कंपलसरी है, कंपलसरी, हाँ ये करना ही है। कौन से? कमर्शियल बैंक्स, नॉट अ सेंट्रल बैंक और स्पेशलाइज्ड बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को ये सारे फंक्शंस करना कंपलसरी है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, वो उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिपॉजिट करने आ रहा है पैसा, अकाउंट्स ओपन, अगर अकाउंट ओपन है या नहीं है, अगर अकाउंट ओपन नहीं है तो अकाउंट ओपन करवा लो और उसके पैसे डिपॉजिट करवा दो। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब कौन से थ्रू हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं? सो नंबर ए, फर्स्ट ए, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या? सो जिसमें हम लोग डिमांड भी कर सकते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पैसे, मैंने सेविंग अकाउंट ओपन किया है और पैसे डिपॉजिट कर लिए, 10,000 डिपॉजिट कर लिए, मैं कभी भी डिमांड कर सकता हूँ ना कि मुझे उसमें से 5,000 दे दो, उसे बोलते हैं हम लोग डिमांड डिपॉजिट। उसमें दो टाइप्स आते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन के लिए अवेलेबल होता है। क्यों बैंक बिजनेसमैन के लिए अलग अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इन दोनों में डिफरेंस हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ लेते हैं। करंट अकाउंट क्यों होता है और सेविंग अकाउंट क्यों होता है, डिफरेंस। सेविंग अकाउंट ये नॉर्मली सैलराइज पीपल्स के लिए अवेलेबल होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसे सेव करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते हैं, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका नाम है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, सेव करना है। ऐसे नहीं अरे पैसा डाला, अरे 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया ऐसे करके 10,000 रुपया निकाल लिए। कौन से बेसिस पे मैं आप लोगों को इंटरेस्ट दूंगा? सो सेविंग अकाउंट में, इसके लिए सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट भी मिलता है। करंट अकाउंट में हम लोगों को सेविंग मोस्ट ऑफ द नहीं मिलता है, कब कुछ बैंक हम लोगों को सेविंग करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल करवा देती है। बट इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती, किस में? करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये
जो करंट अकाउंट है वो किसके लिए बना हुआ है? बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन एक दिन के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 तारीख आ गई तो मुझे मेरे सारे वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा? सैलरी पेड करने के लिए। तो एक साथ अगर 10 वर्कर्स है तो 10 दिन को सैलरी चली जाएगी। अगर किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट कर दिया, एक दिन के अंदर मैं 10 पेमेंट भी कर सकता हूँ या एक पेमेंट भी कर सकता हूँ, डिपेंड अपॉन मी ऑन माई बिजनेस, बराबर। तो इसके लिए उसको बोलते हैं हम लोग डिमांड डिपॉजिट, कभी भी डिमांड कर सकता हूँ। टाइम डिपॉजिट नाम से ही पता चल रहा है, स्पेसिफाइड टाइम के लिए हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। इसमें आता है फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट पहले समझा लेते हैं, आप लोगों को भी पता है कि फिक्स एक सर्टन लिमिट टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, मैक्स टू मिनिमम 3 मंथ्स, उसके नीचे हम लोग नहीं से डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट की वजह से। और रिकरिंग डिपॉजिट मतलब क्या, शाम के टाइम पे आप लोग कभी किसी शॉप पे गए हो तो एक बैंक वाला आता है, देखो एक बुक निकालता है, साइन करता है 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, और वो पैसे लेके चला जाता है। मतलब क्या, इसमें क्या होता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा छोटा सा बिजनेस है, डेली बेसिस पे मैं ट्रांजैक्शंस करता हूँ, बट मेरा ड्रीम है कि मैं फ्यूचर में एक बड़ा बिजनेस ओपन करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने वड़ा पाव की गाड़ी लगाई है, मेरा ड्रीम है कि मैं एक होटल ओपन करूँ। सो होटल ओपन करने के लिए मुझे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगेगी, बहुत सारी फंडिंग लगेगी, और वो फंडिंग कोई भी इजीली अवेलेबल नहीं करवा के देगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट यूज़ करता हूँ। क्योंकि मेरे पास डेली बेसिस पे बहुत सारे पैसे आते रहते हैं, तो वो पैसे मैं क्या करते रहता हूँ, डिपॉजिट करते रहूँगा डेली बेसिस पे, जिससे मेरे ट्रांजैक्शन भी बहुत सारे दिखेंगे और बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन दिखेगा, जिससे मुझे क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के लिए मैं वो डिपॉजिट करूँगा, और वो सर्टेन पीरियड के बाद मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर लोन भी ले सकता हूँ, प्लस वो डिपॉजिट मैं विड्रॉल करके मेरा जो भी ड्रीम था वो फुलफिल कर सकता हूँ, बराबर। उसके बाद सी देखो, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। बहुत मल्टीपल ऑप्शन है डिपॉजिट अकाउंट। मतलब क्या, इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड भी कर सकता हूँ और फिक्स पीरियड के लिए भी रख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं क्या करता हूँ कि हाँ, मैंने 2 लाख रुपए का लिमिट रखा है कि अगर मेरे अकाउंट में 2 लाख तक अमाउंट आती है तो वो डिमांड एज ए डिमांड डिपॉजिट ही रहेगी। बट अगर 2 लाख के ऊपर चली जाती है तो जितना भी, अगर 2,10,000 रुपये भी आते हैं तो 10,000 रुपये एज आप लोग फिक्स डिपॉजिट सेव कर सकते हो। मतलब इस अकाउंट में मेरे दोनों फंक्शंस काम कर रहे हैं, बराबर, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। उसे बोलते हैं हम लोग मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। उसके बाद सेकेंड है आप लोगों का ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ये प्राइमरी फंक्शन का सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन। उसमें नंबर 1 लोन बहुत सारे टाइप्स के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, टर्म लोन, छोटा सा लोन, स्मॉल लोन। सो ये लोन देना भी प्राइमरी फंक्शन है बैंक का, उसी के लिए बैंक बनी हुई है। उसके बाद एडवांसेस में 3 टाइप्स आते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग में, बराबर, अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिल बैंक को दे देते हैं और उसके बदले में एडवांस में पैसे ले लेते हैं। 3 महीने का एडवांस ले लेते थे ना, 3 महीने के बाद बैंक को वो पेड हो जाएगा। उसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलती है, करंट अकाउंट होल्डर्स को। ये भी मैंने 11th में पढ़ाया हुआ है, अभी भी पढ़ा देता हूँ। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलती है, करंट अकाउंट होल्डर्स को। क्या है ये फैसिलिटी, इसके लिए मैंने वो उस टाइम पे नहीं पढ़ाई क्योंकि अभी पढ़ाने वाला हूँ। क्या है ये फैसिलिटी, तो अगर मेरे बैंक में 10,000 रुपये है और मैंने किसी को 15,000 का चेक दिया है, नॉर्मली तो चेक बाउंस हो जाएगा, बट अगर मेरे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है तो वो चेक पास हो सकता है, और जो 5,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट हो चुका है बैंक के थ्रू, वो बैंक एज ए मुझे लोन प्रोवाइड कर रही है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, कैश क्रेडिट। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ
तो मुझे कभी भी कैश की भी ज़रूरत पड़ती है और मेरे अकाउंट में कभी पैसे नहीं होते, तो उस टाइम पे मैं अभी तो चेक दे के नहीं चलने वाला, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है, कैश चाहिए, कैश रिक्वायर्ड है। तो उस टाइम पे मैं कैश बैंक के पास से कैश क्रेडिट ये सर्टिफिकेट दिखा के कैश ले सकता हूँ। सर तो लोन ले सकते थे ना, बट लोन लेने के लिए बहुत सारे टाइम लगता है और बहुत सारी प्रोसीजर लगती है। अगर मेरे पास ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो मैं फर्स्ट इन तीनों के ऊपर जाऊंगा, और वो भी स्मॉल अमाउंट के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस को हम लोग दूसरा नाम देते हैं एजेंसी फंक्शन। ये फंक्शंस कंपलसरी नहीं है, अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है, करना है आप लोगों को, तो आप कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। बट इन मॉडर्न इकोनॉमी या फिर मॉडर्नाइजेशन, हर बैंक को ये कंपलसरी है अगर बैंकिंग सेक्टर में आपको रहना है। सो देखो इसमें क्या क्या है। फर्स्ट एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में कलेक्शंस, बिल्स पेबल हम लोगों ने देखा है, बिल्स इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। इसमें क्या होता है, बिल कलेक्ट करके देती है बैंक, बराबर। सेकेंड है पेमेंट्स, मैंने जस्ट अभी बोला क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं हम लोग, मोबाइल के इंटरनेट, मोबाइल के क्या रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर बिल्स पेड कर सकते हैं। तो ये सारे पेमेंट्स हम लोग बैंक के एक ऐप थ्रू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन है, HDFC बैंक का एप्लीकेशन है, इनके थ्रू हम लोग बहुत सारे पेमेंट्स कर सकते हैं। या फिर किसी को सैलरी पेड करनी है, डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। UPI करके आया है अभी एक अलग से फीचर, बराबर। उसके बाद डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, डिपेंड बैंक के ऊपर है। फॉरेन एक्सचेंज आप लोगों को करके देना है, नहीं देना है, डिपेंड। मतलब फॉरेन एक्सचेंज तो आपको मैंने तभी भी समझाया था, क्या इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके देना, या फिर फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देना। परचेस एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब हमारे शेयर्स। तो शेयर्स के लिए हम लोगों को डीमेट अकाउंट अलग से ओपन करना पड़ता है बैंक में, और हर बैंक आप लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करके देती। ये सेकेंडरी फंक्शन है बैंक का। सो वो होता है। उसके बाद एक्ट एज अ ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर ऑफ विल अथॉर्नी। ट्रस्टी, एज अ ट्रस्टी मतलब अगर मुझे कुछ परचेस करना है तो मैं क्या करता हूँ, बैंक के पास से एक लेटर ऑफ क्रेडिट ले लेता हूँ। लेटर ऑफ क्रेडिट के जैसा एक फैसिलिटीज़ है। सो बैंक एज अ ट्रस्टी मेरे काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, आप लोगों को अगर लोन रिक्वायरमेंट है, आप लोग बजाज फाइनेंस से या फिर किसी से किधर से ही भी कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, तो उस टाइम पे बजाज फाइनेंस नॉर्मली डायरेक्टली नहीं देता, तो वो एक कार्ड आपका अकाउंट ओपन करने बोलता है बजाज फाइनेंस में। और वो बजाज फाइनेंस में अगर आपका अकाउंट ओपन करना है तो आपको सबसे पहले उनको आपके बैंक के ट्रांजैक्शन दिखाने पड़ते हैं 3 महीने के मिनिमम, बराबर। उसके बेसिस पे वो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। सो बैंक क्या हो गया, एज अ ट्रस्टी हो गया ना, कि नहीं इसके ट्रांजैक्शन अच्छे है। वो ट्रांजैक्शन देख के ही वो लोग क्या करते हैं, हाँ इसके ट्रांजैक्शन अच्छे है तो हम लोग लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बैंक इसमें क्या हो गया, एज अ ट्रस्टी हो गया, बराबर। उसके बाद एक्ट एज अ करस्पॉन्डेंट। एज अ करस्पॉन्डेंट बिना हम लोगों ने सेव करके रखा है, हाँ इस डेट को इसको इतना पेमेंट करना है, इस डेट को हमारा बिल पेमेंट होना चाहिए, लाइट बिल पेमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो बैंक अपने आप कर सकती है। हाँ, उसके ट्रांजैक्शन चार्जेस लेगी, ये जो भी ट्रांजैक्शंस कर रही है, जो भी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है उसके अलग से पैसे लेगी, बट चार्जेस लेगी, बट है ना सर्विसेज, उससे हम लोग सिक्योर तो है। नहीं तो मेरे जैसा कभी कभी गलती से लाइट बिल पे करना भूल जाता, फिर बिल कट जाता, फिर भागो, बेटर वे ये फैसिलिटीज यूज। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। इनकम टैक्स रिटर्न्स में भी हम लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि हाँ हमारे ट्रांजैक्शंस कितने हुए, सो उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं हाँ कितना रिटर्न्स है, और डायरेक्टली बैंक थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट, बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोगों को गवर्नमेंट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद 9
पॉइंट देखते हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। अगर मेरी कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, सो मेरी कंपनी के शेयर्स कोई परचेस नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बैंक को ऑथराइज करता हूँ कि हाँ सर एक काम करो ना, मेरे कंपनी के शेयर्स आप लोग सेल करके दो। सो बैंक एज अ गारंटर, मतलब बैंक के ऊपर भरोसा तो सबको रहता है, तो उस बेसिस पे बैंक वो सेल करके देती है। और डीमेट अकाउंट फर्स्ट वन बताया था। उसमें सेकंड ऑप्शन है एजेंसी फंक्शन हो गया, तो सेकंड है यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शंस के अंदर आते हैं हमारे सेफ डिपॉजिट, वॉलेट, लॉकर्स। ये भी हम लोगों को अगर देना है, देखो हम लोग लॉकर्स हर एक बैंक में अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन है। देना है तो दो, नहीं देना है मत दो। इसमें क्या होता है कि एक लॉकर, एक रूम क्रिएट होती है, और उस रूम में हम लोग जाके हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है या फिर ज्वेलरी है, इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स है, वर्ड कोई चीज़ें है, वो जाके हम लोग उस लॉकर रूम में लॉक करके रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। उसके बाद ट्रैवलर चेक, अगर हम लोगों को घूमने जाना है तो कैश लेके जाना रिस्की हो सकता है, कभी भी लूट लेंगे कभी भी, तो उस टाइम पे हम लोगों को ये ट्रैवलर चेक फैसिलिटी होता है कि जिस जगह पे जाना है उस जगह तक वो चेक लेके जाओ, और वो चेक एक सादा सा इतना सा टुकड़ा रहेगा, तो वो लेके जाना सेफ रहेगा, कोई भी चुरा नहीं सकता इजीली, और चुराया भी तो भी वो कैश नहीं कर सकता, कैश नहीं कर सकता उसको, क्योंकि वो मेरे नाम पे रहेगा। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट बताया था, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है फैसिलिटीज़ होती है। ललित मोदी हम लोगों ने बहुत, जिन्होंने नाम सुना है, उसने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं और जो भी फ्रॉड किया है वो इसी लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे किया है। उसके बाद प्रोवाइड्स ट्रेड इन्फॉर्मेशन। ट्रेड इन्फॉर्मेशन मतलब हमारे शेयर इन्वेस्टमेंट करते समय हम लोगों को शेयर्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से शेयर्स कितने अमाउंट के हैं, कौन से शेयर्स की अभी रेट ज़्यादा है, बढ़ रही है, कम हुई है, क्या है, वो सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मतलब प्रोवाइड अ ट्रेड इन्फॉर्मेशन। एंड गिफ्ट चेक्स, बहुत सारे वेडिंग्स में अब आजकल ये फैसिलिटीज़ हो रही है कि हाँ आपको वो क्या रिसेप्शन में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट विशेष का वो एक पाउच भर के दे देते, वो नहीं देना है तो उससे बेस्ट है गिफ्ट चेक। क्यों? कैश सिक्योर नहीं होता है ना हर जगह पे कैश सिक्योर नहीं होता है। लिफाफा ओपन कर लिया, कैश निकाल लिया, किसको पता है उसके अंदर कितने पैसे थे? वो थोड़ी ना बोलने आने वाला था कि अरे मैंने तेरे को 500 रुपया दिया था, तू मेरे को 200 ही रुपया दे रहा है। उसमें से मैंने 500 रुपये में से 300 रुपये ले लिया, 200 रुपये उसने देखा, अरे मेरे को उसने मेरे शादी में 200 रुपये दिया था, मैं भी उसको 200 रुपये दिया, वो बोलने नहीं आने वाला। बट अगर मैं गिफ्ट चेक दे रहा हूँ तो वो चेक उसके ही अकाउंट में जाने वाला है, बराबर, दूसरे किसी के जाने वाला नहीं है। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।